Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपनी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक पढ़ रहे थे और उसका हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था ऑन इक्वालिटी। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज की दूसरे जो लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर भी समानता को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सिविल राइट मूवमेंट 1964 की किस तरीके से नागरिक अधिकार आंदोलन पास हुआ 1964 के अंदर, और ये जो 1964 के अंदर नागरिक अधिकार मूवमेंट जो मिला वो किसके कारण मिला। एक लेडी थी जिसका नाम था रोजा पार्क। हम रोजा पार्क की स्टोरी के साथ इसे कोरिलेट करेंगे जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हम आर्टिकल 15 भी पढ़ेंगे। तो निकालिए बेटा आप issues of equality in other democracies. You are probably wondering whether India is only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist. आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां पर इनइक्वालिटी आज भी विद्यमान है और वहां पर इक्वालिटी को लेकर आज भी संघर्ष हो रहे हैं। The truth is that, और सच्चाई तो ये है, इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड की विश्व में ऐसे बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं। द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल, कि जहां पर आज भी बहुत सारी जो समाज है, बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं वो इक्वालिटी को लेकर संघर्ष कर रही हैं। द अफ्रीकन फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दिया है इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, यूएसए का एग्जाम्पल है। द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वर द स्लेव, कि अफ्रीकन और जो अमेरिकन लोग थे जो उनके पूर्वज थे, एंसेस्टर मैंने पूर्वज, वो लोग स्लेव थे, दास थे, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली इक्वल, वो अनइक्वल, वो लोग बताते हैं कि आज भी उनके साथ असमानता का व्यवहार है। This despite the fact that there was a movement in late 1950s to push for equality right for African American, कि 1950 के अंदर उनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष हुआ, फिर भी उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिला। Prior to this, African American were treated extremely unequal in United States and denied equality through law, कि यहाँ तक कि उसके बावजूद भी जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उनके साथ बहुत ज्यादा असमानता का व्यवहार होता चला आया यूएसए के अंदर, और यहाँ तक कि जो कानून था वो भी उनके अधिकारों को समान नहीं मानता था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय अ बस, एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, व्हेन ट्रेवलिंग बाय अ बस, कि जब उन्हें बस से ट्रेवल करना पड़ता था, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, कि उन्हें बस की पीछे वाली सीट पर बैठना होता था, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ व्हाइट पर्सन विश टू सिट, और उन्हें वो सीट खाली करनी पड़ती थी जब भी कोई गोरे लोग उस सीट की डिमांड करते थे। मतलब कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे इन्हें अफ्रीका से लेकर आया गया था, ये रंग के काले थे और जो अमेरिकन लोग थे वो गोरे थे, तो रंग भेद की नीति थी यहाँ पर, और इनके साथ इसी रंग को लेकर असमानता का व्यवहार होता था। जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि बस में भी जो आगे की सीटें थी वो गोरे लोगों के लिए थी और पीछे की सीटें काले लोगों के लिए, यानी कि अफ्रीकन लोगों के लिए। और फिर भी यदि बस भर जाती और किसी अमेरिकन व्यक्ति को सीट चाहिए होती तो उस अफ्रीकन व्यक्ति को खड़े होकर अपनी सीट खाली कर उस गोरे व्यक्ति को देनी पड़ती थी। रोजा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, रोजा पार्क जिसकी स्टोरी यहाँ पर है, जिसके कारण सिविल राइट मूवमेंट हुआ। ये जो रोजा पार्क है एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग day at work, he refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955, 1 दिसंबर 1955 को। ठीक है, 1 दिसंबर 1955 को जो रोजा पार्क, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, वो पूरे दिन के काम से थक चुकी थी और उसने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। कि जब वो बस में सफर कर रही थी तो एक गोरे व्यक्ति ने डिमांड की उससे सीट की, लेकिन उसने वहां से खड़े होने से मना कर दिया। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which the African American were treated,
कह रहे हैं कि उस दिन जो मना कर दिया ना सीट देने से, उस दिन से एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया असमानता को लेकर, जिसमें कि जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थे जिनको ट्रीट किया जा रहा था, जिनके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट, जिसे हम सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 और फिर सिविल राइट जो एक्ट था वो 1964 के अंदर सिविल राइट जो एक्ट था, ठीक है, वो 1964 के अंदर पास हुआ और उस एक्ट के अंदर क्या बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। प्रोहिबिशन मतलब मनाही कर दी गई, निषेध लगा दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, पक्षपात नहीं किया जाएगा, रेस उसकी जाति के अनुसार, जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, या उसके नेशनल ओरिजिन या फिर उसके राष्ट्रीय मूल के आधार पर कि वो किस देश का है, इसके आधार पर उसके साथ वो किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते थे। It also stated that all the school would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. कह रहे हैं कि उसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया कि अब सभी स्कूल इन अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे और उन्हें किसी भी सेपरेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन बच्चों के लिए अलग से सेपरेट स्कूल बनाए गए थे। However, despite this, इसके बावजूद भी a majority of African American continue to be among the poorest in the country। इसके बावजूद भी एक बहुत ज्यादा लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा आज भी गरीब हैं इस देश में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल। उनमें से ज्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही अफोर्ड कर पाते हैं। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज, जिसमें बहुत कम फैसिलिटीज उन्हें मिलती हैं, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर, और वहां पर कम पढ़े लिखे टीचर हैं एज कंपेयर टू व्हाइट स्टूडेंट हु आइदर गो टू अ प्राइवेट स्कूल, उन गोरे बच्चों के मुकाबले में जो कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब हैं। गरीब होने के कारण ये बच्चों को छोटे स्कूलों में भेजते हैं जहां पर टीचर भी पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है, बजाय उनके कि जो आपके जो अमेरिकन लोग हैं ना, वो जिन स्कूलों में जाते हैं, जिन प्राइवेट स्कूलों में, वहां पर टीचर्स जो हैं हाईली एजुकेटेड हैं, ठीक है। वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली रेटेड देन द प्राइवेट स्कूल, और ये जो गोरे बच्चे हैं उन जगहों पर रहते हैं जहां पर प्राइवेट स्कूल काफी अच्छे हैं, किसकी बजाय, गवर्नमेंट स्कूल की बजाय। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को चैलेंज, ये लिखा ना। अब हम बात करेंगे चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी की। चैलेंज में क्या होगा, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब, कोई भी कंट्री पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं कही जा सकती है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज, क्योंकि वहां पर लगातार जो समाज है एंड द इंडिविजुअल पर्सन जो है ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि वो लगातार डेमोक्रेसी की आइडिया को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुश अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन द एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, ताकि लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इस तरीके के नए मुद्दों को वो उठाने का काम करते हैं। सेंट्रल टू दिस द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल द पर्सन एज इक्वल, कि इसके लिए इक्वालिटी को लाने के लिए इसके केंद्र में, लोकतंत्र के जो केंद्र में हमेशा ही संघर्ष होता चला आया है, ताकि वो लोगों की डिग्निटी को मेंटेन कर सके, लोगों की गरिमा को बना सके। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। इस बुक में आप और आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो समानता है वो हमारे जीवन के दूसरे पहलुओं को भी प्रभावित करती है। एज यू रीड दीज चैप्टर्स, जब आप इस बुक के बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे, थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सन एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। आप पढ़ पाएंगे कि क्या जो इक्वालिटी है, क्या सब लोग बराबर हैं, और क्या सब लोगों की गरिमा को बनाए रखना आसान है, क्या सब लोग अपनी गरिमा को मेंटेन कर रखे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। ठीक है, इनइक्वालिटी जब हमारे इंडिया में आई तो इनइक्वालिटी को कुछ हद तक कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल पास किया, जिसका नाम, कौन सा आर्टिकल था बेटे, वो आर्टिकल 15। क्या था ये, एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में से आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 का कुछ भाग दिया गया है।
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया जब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनकी जाति, धर्म, लिंग या फिर उनके जन्म स्थान के आधार पर। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कि राज्य ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, सेक्स, उसका प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि लिंग के आधार पर, वो मेल है या फीमेल, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नो सिटीजन shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability, restrictions or condition with regard to। और किसी भी व्यक्ति के साथ हम उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। एंड एक्सेस टू शॉप, और उस व्यक्ति को एलो है, उस व्यक्ति की पहुंच है कि वो किसी भी दुकान पर जा सकता है, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट का इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी होटल में जा सकता है और किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट यानी कि सिनेमा घरों को यूज कर सकता है। The use of wells, tank, bathing घाट, road and the place of public resort maintained wholly and partly out of state fund or dedicated to the use of general public। और इसके साथ साथ राज्य सरकार ने या फिर राज्य सरकार के फंड के द्वारा पूरी तरीके से या एक पार्ट जो राज्य सरकार ने अपने फंड से दिया है उससे जो कुएं बनवाए गए हैं, टैंक बनवाए गए हैं, जो बाथिंग घाट बनवाए गए हैं, सड़कें बनवाई गई हैं या फिर कोई भी पब्लिक रिजोर्ट जो पूरी तरीके से या फिर उसका कुछ अंश स्टेट गवर्नमेंट के फंड से बना है, उसे ये जनरल पब्लिक यूज कर सकती है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। आज ये कंप्लीट हो गया है। तो बेटा कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।